Hello everybody, this is Anku Kaushik and you are welcome on our channel UPSC Accessible। वॉल्केनिक क्लासिफिकेशन, वॉल्केनोस का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 11। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये भी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो भी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स ही थे। फर्क क्या था? फर्क ये था जो कि आज के हमारे जो पहला जो टॉपिक है उसका हेडिंग भी है वो है इग्नियस फॉर्म्स। ठीक है, इसमें बोला है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है, उसमें भी कौन से इंट्रूसिव फॉर्म्स के बारे में। अब यहाँ पे एक टर्म आती है, दो टर्म्स आते हैं एक्चुअली, इंट्रूसिव फॉर्म्स और एक्सट्रूसिव फॉर्म्स। इंट्रूसिव फॉर्म्स के बारे में तो हमें बताया है, लेकिन एक्सट्रूसिव फॉर्म्स के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों कंफ्यूजन ना हो। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा द क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोस, 5 टाइप के वॉल्केनोस हमने पढ़े थे। ठीक है, शील्ड वॉल्केनोस, कंपोजिट वॉल्केनोस, कॉल्डेरा, इस तरीके से। ठीक है, ये सब हमने वॉल्केनोस पढ़े थे 4-5 टाइप के। फ्लड बासाल्ट प्लेन्स भी पढ़ा था। ठीक है, ये जो वॉल्केनोस थे ये सरफेस के ऊपर थे, मतलब यहाँ से मैग्मा चैम्बर है, ये मैग्मा चैम्बर है, ये हमारा कंडक्ट है। कंडुइट जो होता है, क्या होता है, सॉरी, कंडुइट वो होता है जिससे कि लावा मैग्मा चैम्बर से ऊपर की तरफ आता है। इसको हम वेंट भी बोल देते हैं, जहाँ पे सरफेस पे जब ये निकलता है तो इसको वेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडुइट है, कंडुइट से मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जब ये सरफेस पे पहुंचेगा, सरफेस मतलब क्रस्ट के ऊपर जहां हम खड़े हैं वहां पे पहुंचेगा, तो वहां पे जो भी ये बनाएगा स्ट्रक्चर या लैंडफॉर्म बनाएगा, उनको हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब कई बार क्या होता है कि ये लावा जो है, ये जो लावा है, एक बार ध्यान रखना, यहां से लावा ऊपर की तरफ चल रहा है, इसका मतलब नीचे से प्रेशर मिल रहा है ऊपर जाने के लिए, फोर्स मिल रही है उसको। ठीक है, बॉयंसी मिल रही, फोर्स मिल रही है ऊपर जाने के लिए। कौन सी फोर्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां से फोर्स मिलती है। कई बार क्या होता है कि कंडक्ट में जब वो चल रहा है, चलते चलते ऊपर जाने के बाद या ना जाने के बाद कई बार ऊपर पहुंच भी नहीं पाता है, तो क्या होता है, लावा इधर उधर निकल जाता है, कहीं क्रैक से, या कहीं मान लीजिए खाली जगह है, या मान लीजिए यहाँ पे जो क्रस्ट है, ये मान लीजिए ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा सरफेस का है, ये क्रस्ट है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग है, ये लावा जो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा, तोड़ नहीं पा रहा। लेकिन यहाँ पे जो हिस्सा है, ये वाला, ये हिस्सा जो है, ये उसका, ये क्रस्ट का, ये मतलब क्रस्ट, यहाँ तक तो क्रस्ट ही नहीं, क्रस्ट की लेयर्स चल रही है ना सब, ये सब क्रस्ट की लेयर्स हैं। ठीक है, तो कहीं पे क्रस्ट की लेयर कमजोर होगी, तो जहां पे कमजोर होती है वहां पे लावा जो रिसने लगता है। समझ आ रहा है? तो वहां पे भी लावा जब रिसेगा, तो जो उस लेयर की जो फॉर्म होगी, जिस लेयर को की जगह पे लावा आ रहा है, वो लेयर की उस वैसी शेप ले लेगा लावा, और फिर वहीं पे ठंडा हो जाएगा। वो शेप लावा कितनी जगह में फैला है, कितना उसका साइज है, उस जो स्ट्रक्चर जो बना है वहां पे, क्योंकि सरफेस के नीचे बना है, इसलिए हम इसको इंट्रूसिव फॉर्म्स बोलते हैं। इन इंट्रूसिव फॉर्म्स का साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इनको अलग अलग क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, तो यही हमें आज पढ़ने हैं, 4-5 जो भी है, 6 जितने भी इंट्रूसिव फॉर्म्स हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इग्नियस जो हमारे इंट्रूसिव फॉर्म्स हैं उनके बारे में जो थोड़ी सी बताई गई इंट्रो, वो देख लेते हैं। लावा है, जब वो बाहर निकलेगा, बाहर जब निकलता है तो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो इग्नियस रॉक बनता है। लावा जब भी ठंडा होगा तो वो रॉक बनेगा। कौन सा रॉक बनेगा? इग्नियस रॉक बनेगा। ये बात ध्यान रखना, आगे जब रॉक्स पढ़ाएंगे तो आएगा ये चीज कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब इग्नियस रॉक्स 2 तरीके के होते हैं। लावा जब निकलेगा तो या तो सरफेस के ऊपर आके ठंडा होगा या सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जाएगा, दोनों प्रोसेस मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, जब वो सरफेस के ऊपर ठंडा होगा तो वो वोल्केनिक रॉक्स बनाएगा। वोल्केनिक रॉक्स मतलब इग्नियस वोल्केनिक रॉक्स इनका पूरा नाम है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स 2 तरीके होते हैं, वोल्केनिक रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स तब बनते हैं अगर लावा सरफेस के ऊपर पहुंचने के बाद ठंडा हो रहा है, तो सरफेस के ऊपर जो रॉक्स बनेंगे उनको वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। लेकिन अगर लावा सरफेस के अंदर ही, क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो गया, सरफेस तक नहीं पहुंच पाया, तो जो इग्नियस रॉक्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे? प्लूटोनिक रॉक्स बनेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? ये टॉपिक थोड़ा इजी है, समझाने में थोड़ा जल्दी समझ आएगा, लेकिन याद रखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आ गया था, तो यहाँ तक समझ, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टिल igneous rocks, and there are 2 types of igneous rocks: volcanic rocks and plutonic rocks. Volcanic rocks are formed when cooling is at the surface. It means when lava comes to a surface and then cools down. Plutonic rocks are formed when lava doesn't reach the surface but cools down inside the crust only. ठीक है, तो तब क्या बनता है? तब plutonic rocks बनते हैं। अब इनके बाद नेक्स्ट आ जाता है, लावा निकला,
लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन एज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स। अब जो वोल्केनिक रॉक्स हैं, जो लावा बाहर निकलेगा, उनके वो जो स्ट्रक्चर बनाता है उनके बारे में तो हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में, ठीक है। अब जो अंदर वाले हैं वो भी तो डिफरेंट फॉर्म बनाएंगे, जैसी जहां पे जगह मिलेगी उसको क्रस्ट में वैसी वो शेप ले लेगा। उन्हीं फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव फॉर्म्स बोलते हैं। क्रस्ट के अंदर जो बनती है लावा के ठंडे होने से, उनके बारे में ही हमें पढ़ना है। और ये फॉर्म्स जो है फिगर 3.5 में दी हुई हैं, आप एक बार उनको देख भी सकते हैं, बाकी मैं तो उनको अलग अलग समझाऊंगा ही यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी फॉर्म है, एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, तो इंट्रूसिव फॉर्म्स में सबसे पहला आता है हमारा बैथोलिथ्स। ज्यादा बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या आ रहा है बैथोलिथ्स वगैरह, कुछ नहीं है। सिर्फ जमीन के अंदर सरफेस है, सरफेस के अंदर कहीं ये लावा चैम्बर है, इससे लावा ऊपर आना था, ये ऊपर ने आकर के कहीं रास्ते में इकट्ठा हो गया है, लीक हो गया है इसमें, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठा हो गया ये या कहीं भी, बस वो किस फॉर्म में इकट्ठा हुआ है उस फॉर्म का नाम है, समझ गए, और कुछ भी नहीं है। अब क्या है, चलो इसके बारे में एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ते हैं। लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, बैथोलिथ्स जो होते हैं लार्ज, सबसे बड़ी जो इंट्रूसिव फॉर्म्स हैं वो बैथोलिथ्स होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। एंड दैट कूल्स इन डीपर डेप्थ, और काफी नीचे क्रस्ट के जो सरफेस है उससे काफी नीचे इनकी गहराई में ये बनते हैं, ऊपर नहीं बनते, ठीक है, सबसे नीचे ये बनते हैं। ऑफ द क्रस्ट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स, और ये कैसे बनते हैं? बहुत बड़े बड़े डोम्स, गुंबद की तरह, इस तरीके से, ठीक है, ये उनकी फॉर्म होती है। एक्चुअली क्या होता है कि कोई ऐसी, मान लीजिए जो मैग्मा चैम्बर होता है ना, कभी कभी मैग्मा चैम्बर ही सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो बैथोलिक बन जाता है। कहीं पे मान लीजिए कोई मैग्मा का सोर्स है और वही ठंडा हो गया, वही आगे फिर बाहर नहीं निकल पाया, मान लीजिए हमारा ये कंडुइट है, यहाँ से ये सरफेस है, सरफेस से बाहर नहीं निकल पाया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये यहीं पर ठंडा हो जाएगा, तो ये पूरा बैथोलिक बन जाएगा। बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बाहर से तभी हमें दिखते कब है, ये जब ऊपर की ये सारी मिट्टी जो है धीरे 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 इरोजन होता रहता है, नदियां मिट्टी काट के ले जाती रहती हैं, ठीक है। तो जब ये नदियां मिट्टी काट के सारी ले जाएंगी तो ये स्ट्रक्चर जो है ये विजिबल हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहां तक का सारा मिट्टी ले गई है तो फिर ये स्ट्रक्चर हमारा विजिबल हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। दे अपीयर ऑन द सर्फेस ओनली आफ्टर द डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस रिमूव द ओवरलाइंग मटेरियल, वो तभी दिखते हैं सरफेस पे जब ऊपर का जो मटेरियल है वो डिन्यूडेशनल प्रोसेस की वजह से ओवरलाइंग मटेरियल सारा हट जाता है। डिन्यूडेशनल मतलब जैसे इरोजन हो गया, ठीक है, जो नदियां इरोड करती हैं, पहाड़ों को काटती हैं, वो सब डिन्यूडेशनल प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में जब हम जीएस पढ़ेंगे तब जरा पढ़ेंगे डिन्यूडेशनल प्रोसेस के बारे में। जब बस ये ध्यान रखिए कि जैसे इरोजन होता है वो एक तरह का डिन्यूडेशनल प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन दे कवर लार्ज एरियाज, ये तो हमने पढ़ ही लिया, लार्ज एरिया पढ़ते हैं। एंड एट टाइम्स कंज्यूम डेप्थ दैट मे बी सेवरल किलोमीटर्स, बहुत नीचे, क्रस्ट जो सरफेस है उससे कई किलोमीटर नीचे तक होते हैं, नीचे मिलते हैं। उसके बाद दे आर ग्रेनाइटिक बॉडीज, ये ग्रेनाइटिक होते हैं। इग्नियस रॉक किस टाइप का? इग्नियस रॉक से भी कई टाइप होते हैं, तो उसमें भी कौन सा? ग्रेनाइटिक बॉडी होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, फैक्ट है। इस टॉपिक में समझने के लिए ज्यादा नहीं है, याद रखने के लिए ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। और बैथोलिथ्स आर कूल पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर, बता दिया। कई बार मैग्मा चैम्बर जब कूल ठंडा हो जाता है तो बैथोलिथ्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आई होप बैथोलिथ्स के बारे में सब समझ आ गया। कुछ रह गया हो तो कमेंट कर दिया, दोबारा समझा दूंगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस सिंपल सी बात है कि जब बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मैग्मा जो है, बहुत बड़ा कोई मैग्मा जो है वो जब अर्थ के क्रस्ट के नीचे बहुत बड़ा एक रीजन में जब ठंडा हो जाता है मैग्मा, तो बैथोलिथ बन जाता है। डोम शेप होती है उसकी, ऊपर से ऐसे गुंबद की तरह, इतना याद रखना बस। अर्थ सरफेस से काफी नीचे होते हैं, ठीक है। जब सरफेस की मिट्टी जो ऊपर की लेयर ओवरलाइंग जो मटेरियल वो सब हट जाता है डिन्यूडेशनल प्रोसेस की वजह से, जैसे कि इरोजन ऑफ अर्थ, इरोजन ऑफ सॉइल, तो ये बाहर दिख जाते हैं हमें, बस इतना याद रखना और कुछ भी नहीं। और मैग्मा चैम्बर के ठंडे होने से बनता है, ये बता ही दिया। ये दो तीन चीजें याद रखनी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं। चलिए, सेकेंड इंट्रूसिव फॉर्म इज लैकोलिथ्स। स्पेलिंग याद रखिएगा, LACOLITHS। क्यों बता रहा हूँ स्पेलिंग? आगे आने वाला है, अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। स्पेलिंग याद रखिएगा।
अब लैकोलिथ्स के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। दीज आर डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज, ये भी डोम शेप्ड होती हैं विद ए लेवल बेस। लेकिन जो पहले वाली थी बैथोलिथ वो डोम शेप तो थी, लेकिन नीचे से भी उनका स्ट्रक्चर था डोम शेप हो सकता था, वो तो मैग्मा चैम्बर ही था जो ठंडा हो गया था। लेकिन इनमें क्या होता है, ये नीचे से इनका प्लेन होती है और ऊपर से डोम शेप्ड होती है, इस तरीके से कह सकते हैं। ये थोड़ा और लंबा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डोम शेप्ड होती है ऊपर से, नीचे से ये प्लेन होती है, लेवल बेस होता है। एंड कनेक्टेड बाय पाइप लाइक कंडुइट फ्रॉम बिलो, और पाइप लाइक कंडुइट नीचे मैग्मा चैम्बर से कनेक्टेड होती हैं। पाइप लाइक कंडुइट है जो कि बड़ा वाला जो मैग्मा चैम्बर है, जो कि बड़ा एक सोर्स ऑफ मैग्मा, उससे ये कनेक्टेड है। यहां तक समझ आ गया? मतलब ये बैथोलिथ से थोड़ी छोटी हैं, समझो। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सरफेस है, मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, मैग्मा यहां से चला मैग्मा चैम्बर से ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ चला। लेकिन ऊपर चलने से पहले ये यहां पे क्या हुआ, ऊपर तो यहां पे इसको वीक वो मिल गई, जगह पे फैलने के लिए जगह मिल गई, या ये ऊपर नहीं जा पाया तो इसने यहीं की जगह में रिसना स्टार्ट कर दिया किसी भी रीजन से। तो ये जो होगा यहाँ पे इस तरीके का लेवल इसका प्लेन हो जाएगा और यहाँ पे डोम शेप बॉडी बन जाएगी, गुंबद जैसी बॉडी, ठीक है। ये ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पे किसी रीजन से इकट्ठा हो गया, क्यों, जगह थी यहाँ पे, या ले जो थी वीक थी तो भी इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। और नीचे से इसको सप्लाई मिल रही है लावा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट रिजेंबल्स सरफेस वोल्केनिक डोम्स ऑफ कंपोजिट वोल्केनोस। अगेन ये कैसा लगता है देखने में, जैसा कि हमने कंपोजिट वोल्केनोस में जो डोम्स थे ना, जिनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती थी, लेयर पे लेयर, सॉरी ऊंचाई ज्यादा होती थी, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती रहती थी, कंपोजिट वोल्केनोस के बारे में पढ़ा था, उनके जैसे लगते हैं देखने में, ठीक है, समझ आ गया। ओनली दीज आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है, कंपोजिट वोल्केनोस सरफेस के ऊपर थे, ये नीचे गहराई में होते हैं, डीपर डेप्थ में होते हैं, इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी रिगार्डेड एज द लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा दैट फाइंड इट्स वे टू सरफेस। मैंने क्या बोला, अगर ये ऊपर पहुंच जाता है सरफेस पे तो ये लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा हो गया। मतलब मेन रिजर्व यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, थोड़ा नहीं, ये भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में छोटा है चैम्बर। और अब अगर इसने ऊपर भी जा रहा है, ये जाने का रास्ता ढूंढ लिया, तो ये फिर लोकलाइज सोर्स ऑफ, मतलब ये यहाँ से लावा लेता रहता है और ये तो नीचे से ले ही रहा है, यहाँ पे खत्म, ये ऊपर भेज देता लावा, यहाँ से नीचे से आ जाता है, तो ये लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा की तरह भी ये फंक्शन कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द कर्नाटका प्लेट्यू इज स्पॉटेड विद डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट। कर्नाटका प्लेट्यू में काफी सारे डोमल, इस तरीके के हिल्स, डोम जैसे हिल्स मिलते हैं ग्रेनाइट के, इंट्रूसिव फॉर्म है तो ग्रेनाइट बनाएगा, है ना। Most of these Karnataka plateau domal hills now exfoliated are examples of laccoliths and water। ये एक्सफोलिएट हो गए हैं, ऊपर की लेयर इनकी डिन्यूडेशनल प्रोसेस की वजह से चली गई है, तो इनमें से जो कि डोमल जो हिल्स हैं ऑफ ग्रेनाइट से बने हुए जो डोमल हिल्स हैं जो कर्नाटका प्लेट्यू पे स्पॉटेड किए हैं, उनमें से ज्यादातर बैथोलिथ्स और लैकोलिथ्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। समझने के लिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, याद रखने की चीजें ज्यादा है, जैसे कि डोम शेप्ड है, कनेक्टेड बाय पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिजेंबल टू कंपोजिट वोल्केनो, ये भी ध्यान रखना है, और लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा, ये भी याद रखना है। उसके बाद कहाँ पे एग्जांपल क्या है इनका, सबसे बेस्ट एग्जांपल कर्नाटका प्लेटू। जब भी कभी आपको कोई एग्जांपल लिखना हो ज्योग्राफी में, हमेशा इंडियन एग्जांपल लिखना, मतलब ऐसा नहीं वर्ल्ड का नहीं लिखो, बाहर का नहीं लिखो, लिखना, लेकिन इंडियन पहले लिखना। अगर इंडिया में कोई चीज है, कोई स्ट्रक्चर आपको पता है, पहले वो लिखो, उसके बाद बाहर का लिखो, ठीक है। तो अपना साथ में है, अपने कर्नाटका में है तो उसको लिखो, ठीक है। तो ये भी यहां तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे। नेक्स्ट हमारा है लैपोलिथ, LAPOLITH। अब पता चल गया स्पेलिंग के लिए बारे में मैंने क्यों बोला था, वो लैकोलिथ था, ये लैपोलिथ है। डिफरेंस क्या है इसके बारे में पता चलते हैं। एज एंड व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड, लावा अपवर्ड मूव कर रहा है, ये हमारा लावा भाई साहब है, ये सरफेस की तरफ जा रहे हैं। ए पोर्शन ऑफ द सेम में टेंड टू मूव इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हेनेवर इट फाइंड्स ए वीकर प्लेन। ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि लावा ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ जाएगा, लेकिन उसे बीच में अगर कहीं रास्ता मिलेगा तो वो वहां भी हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे सीधा सीधा पड़ा पड़ा वो मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। इट मे गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, और ये अलग अलग फॉर्म्स में वहां पे रेस्ट, वहां पे इकट्ठा हो सकता है, ठीक है, और बाकी फिर ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे रेस्टेड बोला गया है। इन केस इट डेवलप्स इन सोसर शेप, अगर
ये एक सोशल शेप इस तरीके से, सोशल मतलब प्लेट की शेप में इकट्ठा होता है। वो प्लेट कॉनकेव शेप टू द स्काई बॉडी, जो कि स्काई की तरफ कॉनकेव है। कॉनकेव का आई होप आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब पता है। कॉनकेव का मतलब ऐसे जो गुफा बनाता है, लेकिन किस तरफ? स्काई की तरफ। ये ऊपर सरफेस है, सरफेस के ऊपर यहाँ पे स्काई है ना, तो ऊपर की तरफ है। प्लेट मतलब सोशल मतलब प्लेट तस्तरी की शेप में जमा हो गया, और इसका मुंह ऊपर, कॉनकेव वाला जो है, कॉनकेव साइड वो स्काई की तरफ है, तो इसे हम लेपोलिथ बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक। लेपोलिथ में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं फैकोलिथ पे। फैकोलिथ में क्या होता है? ए वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स। यहाँ पे थोड़ा सा मामला पेचीदा है। लेपोलिथ तो बड़ा इजी था यहाँ तक, तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम फैकोलिथ में थोड़ा सा मामला पेचीदा है। ये कह रहा है ए वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स। कभी कभी वेवी मास मिल जाता है। वेवी मतलब इस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। ठीक है, ये देखो वेव कैसे चलती है। वेव ऐसे चलती है ना। ये इनके एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन हो गए, ये पता चल गया। आई होप आपको पता है एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। अगर नहीं पता तो इसके लिए एक हम बताएंगे। जो ये हमारा इसका प्लेन है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा एंटीक्लाइन कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा सिंक्लाइन कहलाता है। वेव ऐसे ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऐसे जाते रहते हैं, इस फॉर्म में आगे बढ़ती है। फिजिक्स की बात है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये तो पता ही ना, वेवी फॉर्म में जो भी कोई मटेरियल होता है वो इसी फॉर्म में होता है। वेवी मटेरियल इसी फॉर्म में होता है। तो ये क्या बोल रहा है? ए वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स एट टाइम्स इज फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइंस। वो कह रहा है इंट्रूसिव रॉक्स का वेवी मास मिलता है कहां? कभी कभी तो सिंक्लाइंस में, यहां पे, और कभी कभी यहां पे, मतलब इस शेप में मिल जाता है। वो इस शेप में, ये यहां पे इकट्ठा है और यहां पे नीचे इकट्ठा है, इस शेप में। ये यहां पे, फिर यहां पे मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा। क्या लावा ठंडा हो गया यहां पे मिल जाएगा। इस तरीके के एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस पे वेवी शेप में, वेवी स्ट्रक्चर में जो है वो क्या मिलता है? हमारा इग्नियस रॉक्स मिलते हैं एट द बेस ऑफ द सिंक्लाइन एंड टॉप ऑफ द एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन के टॉप पे और सिंक्लाइन के बेस पे। समझ आ गया? इनफोल्डेड इग्नियस कंट्री, कहां पे? इग्नियस मैटर जहां पे, ये सब इग्नियस मैटर है लेकिन वेवी फॉर्म में। होता क्या है, मैंने आपको बताया था, जब दो प्लेट्स टकराती हैं, बताया था दो प्लेट्स टकराएंगी, एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, ये टकराएंगी, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जाएगी। लेकिन जाने से पहले इन दोनों के बीच में जो मटेरियल होता है वो इसको दबाते हैं। तो वो जब दबता है, आपने कभी देखा हो, कभी ऐसे रेत रखना और दोनों हाथों से ऐसे खींचना, तो रेत जो होगा इसी पैटर्न में इकट्ठा होता है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच का जो मैटर वो भी इसी पैटर्न में इकट्ठा होगा। तो इग्नियस मैटर जो इस पैटर्न में इकट्ठा हुआ, और इनके एंटीक्लाइन के टॉप पर, सिंक्लाइन के बेस पे हमें लावा इग्नियस रॉक्स मिलते हैं, जिनको कि हम फैकोलिथ बोलते हैं। इसमें इतना ही याद रखना है, ठीक है। सच वेवी मटेरियल्स हैव ए डेफिनेट कंडुइट। अब इनका कंडुइट भी जरूर होता है, मतलब नीचे से कहीं ना कहीं से लावा का सप्लाई भी जरूर है, जिसका की सोर्स कंडुइट टू द सोर्स बीनीथ फॉर्म ऑफ मैग्मा चैम्बर, जिसका की सोर्स नीचे मैग्मा चैम्बर से जुड़ा हुआ है। और वो मैग्मा चैम्बर सब्सिक्वेंटली जो है फिर बाद में किसमें जो डेवलप हो जाएगा? बैथोलिथ में। ये हमने पढ़ लिया, तो समझ आ गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इतना भी ज्यादा नहीं है, बस इतना है, यह याद रखो कि ये वेवी कंट्री है इग्नियस रॉक्स की, ठीक है। इग्नियस कंट्री है, इसके इधर और इधर इग्नियस जो है, लावा के इग्नियस जो रॉक्स है वो पाए जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर अब एक और बचा है हमारा सिल्स और शीट्स, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए सिल्स और शीट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी लावा निकलेगा कंडुइट से, सरफेस से पहुंचने से पहले अगर हॉरिजॉन्टल शीट में, चादर की फॉर्म में अगर फैल जाए तो उसको शिल या शीट बोलते हैं। अगर पतला है तो शीट बोलेंगे, मोटा है तो शिल बोलेंगे। देखिए इस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा नीचे मैग्मा चैम्बर है, इससे लावा निकल रहा है, सरफेस पे नहीं पहुंचा है, सरफेस से पहुंचने से पहले यहाँ पे शीट बना ली इसने इस तरीके से। अगर इसकी मतलब ये पतला है तो ये शीट कहलाएगा, और अगर इसकी चौड़ाई थिकनेस ज्यादा तो ये शील कहलाएगा। बस इतना फर्क है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड सिल्स। नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती हैं, इनको सिल्स बोलते हैं।
अगर ये थिक है, थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स है, और शीट्स बोलते हैं अगर पतले हैं तो। बस इतना सा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी, वो आती है डाइक्स। डाइक्स क्या होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल है, डाइक्स वर्टिकल होती है। क्या हुआ? डाइक्स एक्चुअली होती क्या है? ये जो कॉन्ड्रिट्स है ना, ये जब सॉलिडिफाई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तब इनको डाइक्स बोलते हैं। ये डाइक्स बनते हैं बड़े होकर के, बड़े होकर के नहीं, सूख करके, ठंडे होकर के, ये बनते हैं डाइक्स। ठीक है, तो ये वर्टिकल बॉडी होती है। कई बार अलग से ही बन जाते हैं, मान लीजिए यहां से है तो वो इधर से भी निकल सकता है, यहां से भी, फिर ये आगे ये चाहे तो ये सरफेस है, सरफेस पे ये इस इधर से तो जाएगा ही, जाए या ना जाए हमें नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि ना इधर से जाए ना इधर से जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहां से भी सरफेस से निकले, यहां से भी सरफेस से निकले, और ऐसा भी हो सकता है एक से निकले दूसरे से निकले। ठीक है, लेकिन ये वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल बॉडीज होती हैं। ये सरफेस पे मैग्मा भेजती हैं, जब ये सूख जाती हैं, ठंडी हो जाती है, तो इनको हम डाइक्स बोलते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। व्हेन द लावा मेक्स वे थ्रू क्रैक्स, जब लावा क्रैक्स से वे अपना रास्ता बनाता है ऊपर की तरफ, तो फिसर्स, इस तरीके के फिसर्स बनते हैं, कॉन्ड्यूइट टाइप के बनते हैं। ठीक है, डेवलप इन द लैंड, लैंड में डेवलप हो जाते हैं। इट सॉलिडिफाइज, ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, और ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होते हैं ग्राउंड के। ये बात समझ आ गई? सीधे खड़े होते हैं, वर्टिकल होते हैं। ठीक है, इट गेट्स कूल इन सेम पोजीशन, और ये ऐसे ठंडे हो जाते हैं, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। पता क्या चलता है? जब ये ऊपर की लेयर हट जाती है तो हमें फिर ये दिखते हैं, दीवार खड़ी हुई दिखती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कहाँ पे? वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन, ये एग्जांपल ध्यान रखना है डाइक्स का, वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा डेक्कन ट्रैप जो बना था, हमारा इंडिया का जो है मैप है, ये हमारा इंडिया है, इसमें जो ये डेक्कन ट्रैप बना था, और वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन में ये जो मिलते हैं कॉन्ड्यूइट्स, जो डाइक्स मिलते हैं, ऐसा माना जाता है नीचे से लावा जो आया था जिससे कि डेक्कन ट्रैप बना है, वो इन्हीं डाइक्स से बना था। जब ये डाइक्स जो थी चालू थी, वर्किंग थी, और लावा इनसे बाहर निकलता रहता था, तो ये इन्होंने डेक्कन ट्रैप को फॉर्मेशन किया। जब लावा की सप्लाई नीचे से बंद हो गई तो ऊपर का तो सूख गया, नीचे की ये डाइक्स भी सूख गई। ठीक है, और नीचे की ये दीवार भी, और ये दीवार का फॉर्म उन्होंने वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, जिनको कि हम डाइक्स बोलते हैं। दे आर कंसिडर्ड द फीडर्स ऑफ इरप्शंस दैट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ डेक्कन ट्रैप। ये पढ़ लिया हमने कि इन्हीं को बोला जाता है, ये फीडर थे उस इरप्शन के जिसकी वजह से डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हमारा यहाँ पे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो इंट्रूसिव फॉर्म्स वाला खत्म हो चुका है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, थर्ड चैप्टर आज खत्म हो चुका है। कल से हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यहाँ पे थोड़ा अपने दिमाग खुला रखना। ठीक है, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, कंसेप्ट सारे इसी से बनते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह सबके बारे में यहीं पे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। कुछ समझ ना आया हो तो वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें समझने लायक, पढ़ने में बस आप वीडियो बार बार देखिए, याद रखिए जो फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट उनको याद रखिएगा। जैसे कि क्या बोलते हैं, ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, महाराष्ट्र इसका एग्जाम्पल है। डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन में यही, मतलब जब ये चालू थे तो डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन इसकी यही फीडर थे। ठीक है, दे वर द फीडर्स। और ये सिल्स में याद रखना कि हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती है, मोटी वाली सिल कहलाएगी, पतली वाली शीट्स कहलाएगी। बस इतना सा फर्क और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ की क्लास खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट, अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए बाय, थैंक यू।